गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 5th। कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, अभी तक हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में कई सारे पाठ पढ़े हैं। उन पाठ के नाम कुछ इस प्रकार है: आओ खेले, नंदनवन, बूंदे, योग्य चुनाव, कश्मीरा, पहचान हमारी भाग 1, पेटूराम, करो और जानो, नीम। और यही फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन है जो अभी समाप्त हो चुका है। अर्थात बच्चों, हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में व्याकरण की तरफ बढ़ने वाले हैं। भाषा और व्याकरण। हर भाषा में व्याकरण बहुत ही ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब इस व्याकरण के अभ्यास की ओर बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि भाषा क्या है। स्टूडेंट्स, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। सही है ना बच्चों? हम अपने विचार भाषा के द्वारा ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वह कोई भी भाषा हो। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक यानी मुंह से बोले जाने वाला और लिखित यानी कि लिखा जाने वाला। लेकिन बच्चों, ये जो हम भाषा बोलते हैं वह शुद्ध होना भी ज़रूरी है। भाषा बोलते समय, लिखते समय शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे कि कोई लड़का अगर कहता है कि मैं मेरे भाई को प्रश्न पूछता हूँ, यह जो वाक्य है वह अशुद्ध है। पर यदि उस लड़के को व्याकरण का सही ज्ञान होता तो वह कहता कि मैं अपने भाई से प्रश्न पूछता हूँ। तो बच्चों, इसका मतलब है हमें भाषा शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण का सही ज्ञान होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, व्याकरण किसे कहा जाता है? तो सुनिए, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात बच्चों, आज से हम व्याकरण के अध्ययन को शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में अभी हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं संज्ञा की तरफ। संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। चिल्ड्रंस, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर संज्ञा की परिभाषा लिखी हुई है, यानी कि डेफिनेशन। चलो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, मन के भाव और स्थानों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, व्यक्ति जिसमें राम, मोहन, गणेश, महेश आदि नाम आ सकते हैं जो संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा, वस्तु जिसमें पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि नाम आ सकते हैं जिसे संज्ञा कहा जा सकता है। तीसरा, प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। चौथा, भाव, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, यह संज्ञा है। पांचवा, स्थान, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा
यह नाम संज्ञा कहलाए जाते हैं। छात्रों में फिर से एक बार संज्ञा की परिभाषा दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए और आप इसे मेरे पीछे दोहरा सकते हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, हमने संज्ञा की परिभाषा जानी और कुछ उदाहरण देखे। अब देखते हैं उसके भेद। संज्ञा और उसके भेद। तो इस संज्ञा के मुख्य 3 भाग हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अर्थात बच्चों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से पूरी जाति के बारे में पता चलता है। और तीसरा भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से गुण, दशा, भाव या स्थिति का नाम पता चलता है। छात्रों, अभी हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उनका उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है, उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अक्षरधाम, यह एक विशेष स्थान है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इंडिया गेट, यह भी एक स्थान है। पीपल, यह एक वृक्ष है। और आम, यह एक फल है। यानी कि अक्षरधाम, इंडिया गेट, पीपल और आम, यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, यह एक विशेष व्यक्ति है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो वह विशेष पक्षी हुआ। और रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, तो वह विशेष वस्तु या फिर एक विशेष पुस्तक हुई। और सबसे आखिर में ताजमहल, जो कि एक विशेष स्थान है। तो इन सारे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, कार और नगर है। तो इस चित्र में कोई विशेष कार के कंपनी का नाम नहीं है। कार बोलने के बाद वह किसी भी कंपनी की कार हो सकती है। और यहाँ जो है नगर का चित्र दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर किसी विशेष नगर का नाम नहीं लिखा गया है, तो वह एक जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार और भी कई उदाहरण आ सकते हैं, जैसे कि फल, फूल, प्राणी, गांव, शहर, इमारत, टीवी आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब देखते हैं संज्ञा का तीसरा प्रकार, जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, बुढ़ापा और मित्रता। इन शब्दों से हमें स्थिति और भाव का बोध होता है, इसलिए यह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और भी कई उदाहरण इसमें आ सकते हैं, जैसे कि खुशी, दुख। तो बच्चों, अब तक हमने संज्ञा के 3 प्रकार देखे,
तीन भेद देखे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। छात्रों, अभी तक हमने संज्ञा का जितना अभ्यास किया है उसके आधार पर मैं आपसे कुछ आसान सवाल पूछती हूँ। सबसे पहला सवाल बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए। यस, वेरी गुड। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए। यस, जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए। यस, राइट। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात बच्चों, संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। बच्चों, अभी तक हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम बढ़ेंगे सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्वनाम यानी सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बच्चों, संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख सर्वनाम है: मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, उसका, उसकी, उसे, मेरा, मुझे, हमने, हमारा, तुम्हारे, आपके, आपसे, वह, ये। अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर एक उदाहरण दिखाई दे रहा होगा, उसे मैं पढ़ती हूँ। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब यहाँ पर इस उदाहरण में सीता यह संज्ञा हमने बार बार प्रयोग की है और संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तो अब हम सही उदाहरण देखेंगे कि इस उदाहरण को सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे लिखा जा सकता है। सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। अब यहाँ पर बच्चों हमने सीता यह संज्ञा के बदले उसने, वो, उसने और उसका यह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है और गांव इस संज्ञा के बदले वहाँ इस सर्वनाम का प्रयोग किया है। इस उदाहरण के साथ साथ और दूसरे कई उदाहरण हम देखते हैं और उस उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य लिखा है, राम प्रत्येक दिन 2 घंटे पढ़ाई करता है। इस उदाहरण में राम संज्ञा है, पर जब हम लिखते हैं कि वह प्रत्येक दिन 2 घंटे पढ़ाई करता है तब इस उदाहरण में राम इस संज्ञा के बदले वह शब्द सर्वनाम है। और एक उदाहरण देखते हैं।
यहाँ पर लिखा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान राजा थे। अब इस उदाहरण में शिवाजी महाराज यह एक संज्ञा है और चौथे वाक्य में लिखा गया है कि वे एक महान राजा थे। तो इस उदाहरण में हमने शिवाजी महाराज इस संज्ञा के बदले वे इस शब्द का यानी वे इस सर्वनाम का प्रयोग किया है। अर्थात बच्चों, जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब इस सर्वनाम के भेद कुछ इस प्रकार है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है: जब किसी व्यक्ति के बारे में बोला या लिखा जाता है, उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। सबसे पहले इन 4 वाक्यों को हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। दूसरा, हम घर जा रहे हैं। तीसरा, मुझे पढ़ना पसंद है। चौथा, यह किताब मेरी है। बच्चों, इन वाक्य में मैं, हम, मुझे, मेरी यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किया गया है, क्योंकि मैं, हम, मुझे, मेरी यह सर्वनाम शब्द व्यक्ति का बोध कराते हैं। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा यह है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इन 3 उदाहरण को पढ़ते हैं। पहला, वह मेरा घर है। दूसरा, वे मेरे दोस्त हैं। तीसरा, यह किताब मेरी है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इन तीनों वाक्य में मेरा, मेरे, मेरी यह सर्वनाम शब्द आए हुए हैं, पर यह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शा रहे हैं। वह मेरा घर है, यह किताब मेरी है, इनमें जो वस्तुएं हैं वह निश्चित है और वे मेरे दोस्त हैं, तो इनमें जो व्यक्ति भी है वह निश्चित है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरी किताब, इनको पढ़ने के बाद हमें निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है। अब तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे को, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहाँ, वहाँ आदि। आइए उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहले उदाहरण में दिए हुए वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य, आज तुमसे मिलने कोई आ रहा है। दूसरा वाक्य, पानी में कुछ गिर गया है। तीसरा वाक्य, यह बात किसे बतानी है। अब इन 3 वाक्य में कोई, कुछ, किसे यह सर्वनाम शब्द है। बच्चों, अगर हम पहला वाक्य पढ़ेंगे, आज तुमसे मिलने कोई आ रहा है, कोई इस सर्वनाम से हमें किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में ज्ञान नहीं होता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और दूसरा वाक्य पढ़ेंगे तो पानी में कुछ गिर गया है, तो यहाँ पर भी कुछ इस सर्वनाम शब्द से हमें किसी निश्चित वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं हो रहा है। और तीसरा वाक्य पढ़ेंगे तो यह बात किसे बतानी है, किसे यह सर्वनाम है और इस सर्वनाम से हमें किस व्यक्ति को बात बतानी है
यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति का यहाँ पर ज्ञान नहीं हो रहा है, तो किसे यह सर्वनाम अनिश्चयवाचक है। तो बच्चों, जिस सर्वनाम शब्द से हमें किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सर्वनाम के प्रकार की तरफ। अगला सर्वनाम भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एकदम आसान है। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इन उदाहरणों को पढ़ते हैं। पहला, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा, तुम किस शहर के रहने वाले हो? तीसरा, क्या तुमने आज गृह कार्य नहीं किया? देखो बच्चों, यहाँ पर क्या, किस, क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर इन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। इसलिए बच्चों, जिस सर्वनाम से किसी के भी बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने सर्वनाम की परिभाषा, उसका उदाहरण और भेद जाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी जो हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। तो चलिए सर्वनाम की परिभाषा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद बताइए। सर्वनाम के भेद कुछ इस प्रकार है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। आगे बढ़ते हुए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यस, राइट। जब किसी व्यक्ति के बारे में बोला या लिखा जाता है उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मुझे बताओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यस, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न यह है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको आज का होमवर्क बताती हूँ। ध्यान से सुनिए। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इन सभी की परिभाषा वन टाइम अच्छी राइटिंग में लिखनी है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, आप सभी को अपने हिंदी की नोटबुक में संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इन सभी की परिभाषा अच्छे राइटिंग में वन टाइम लिखनी है और कंपलसरी यह होमवर्क कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने के बाद मेरे नंबर पे इसे सेंड करना है। धन्यवाद। Thank you children. Have a nice day.